हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये सभी सवाल आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लोग यह बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा कि ये कंटेंट जो है बेकार है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। मात्र 10-12 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो आप लोगों को बनाता हूँ। आप लोग जो भी पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिएगा। अपना कभी टेस्ट करना हो तो इन सवालों को ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो देखिए, हैदराबाद शहर है जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है वर्तमान समय में, और सिकंदराबाद, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो शहर हैं, दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित ये शहर हैं। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो झील है हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहरों के मध्य स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है एक समुद्री जल संधि है और यह भारत और श्रीलंका देश को जो है अलग कर देती है। पाक जलडमरू मध्य से यह मत सोच लिया जाएगा कि ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पाक जलडमरू मध्य जो है किन किन देशों को अलग करता है। तो आप पाकिस्तान पर मत ले जाइएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला सवाल देख लेते हैं, दमिश्क किस देश की राजधानी है? तो देखिए, सीरिया कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है सीरिया, और सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तो दमिश्क सीरिया देश की राजधानी है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो वायु में जो है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। लगभग 78% जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वायु में जो है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थिति नाइट्रोजन की होती है, और वायुमंडल में भी सबसे ज़्यादा उपस्थिति नाइट्रोजन गैस की ही है। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो यह सवाल मुझे लगता है पिछले वीडियोज़ के दौरान 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है और आज फिर रिपीट हो गया। तो आप लोगों के लिए एक सवाल थोड़ा रिपीट करने के लिए मिल गया, रिवीजन करने के लिए मिल गया। तो इससे आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो आयन मंडल जो है आयनोस्फीयर, देखिए LO लिखा है, यहाँ पर आई होना चाहिए। तो आयनोस्फीयर आयन मंडल जो है ऐसा मंडल है जो रेडियो तरंगों को जो है परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल देख लेते हैं, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो देखिए, ओजोन मंडल जो है, ओजोन मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है जो कि हानिकारक सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल की सबसे निचली परत है ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल में जो है ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण जो है पराबैंगनी किरणें जो है हमारे पृथ्वी तक जो है नहीं पहुँच पाती हैं, हमारे शरीर तक नहीं पहुँच पाती। तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन मंडल हमारी रक्षा करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, लगभग 30 डिग्री में भारत फैला हुआ है। 30 डिग्री अक्षांश में भारत फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो देखिए, क्यूराइल द्वीप हैं और विवादित द्वीप हैं। तो रूस तथा जापान दो ऐसे देश हैं जिनके मध्य जो है क्यूराइल द्वीप का विवाद बना रहता है। तो क्यूराइल जो द्वीप समूह है या द्वीप हैं वह रूस तथा जापान के मध्य विवाद की जड़ है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए, भारत में स्थित एक क्षेत्र है रूपनारायणपुर, वह किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो केबल उद्योग, केबल मतलब जो होती है तार होती है, बिजली की तार होती है, केबल उद्योग, तो उसी के लिए जो है केबल इंडस्ट्री के लिए जो है प्रसिद्ध है रूपनारायणपुर। बिजली में उपयोग की जाती है तारें, आपने जानते होंगे, उन्हीं को केबल कहा जाता है। तो केबल उद्योग के लिए भारत का रूपनारायणपुर प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लेते हैं, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो देखिए, मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य मकर रेखा पर जो है सीधा चमकता है। तो
हमारा देश जो है कर्क रेखा पर आता है। कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको मकर कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। तो मकर रेखा पर जो जब सूर्य सीधा चमकता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है। तो देखिए, अगर विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्रीष्म काल के दिन में जो है जो दिन की अवधि होगी वृद्धि होती है। तो दिन की अवधि में जो है वृद्धि होती है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। अगला सवाल देख लेते हैं। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो देखिए, एशिया का सागर मृत सागर है, डेड सी वह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला सवाल देख लेते हैं। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो हम्बोल्ट जो धारा है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट से बहती है। तो समुद्री जल धारा है हम्बोल्ट जल धारा, और हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट से बहती है। अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के मध्य कौन कौन से ग्रह स्थित हैं? तो देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह स्थित हैं? तो सूर्य से सबसे कम दूरी पर बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है 2 ग्रह स्थित हैं, बुध तथा शुक्र। अगला सवाल देख लेते हैं। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों को जो है आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट भी कहा जाता है, और इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ऐसे ग्रह हैं जिनको आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट तथा आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। ईरी तथा ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है? तो देखिए, ईरी तथा ओंटारियो झीलों के मध्य जो है विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित झीलें हैं, ईरी तथा ओंटारियो, और इन्हीं झीलों में विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी के समय सुएज नहर जल मार्ग से गुजरते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, यूरोप से जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जलयान, वह केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाते हैं, जबकि वापसी के समय जो है वह सुएज नहर से होकर गुजरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। तो देखिए, जब जाते हैं यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जो जलयान, तो पछुआ पवनें जो होते हैं उनके अनुकूल होती हैं, यानी कि जिस दिशा में वो जा रहे होते हैं उसी दिशा में पवन चलती हैं। तो इसलिए वो केप ऑफ गुड होप के मार्ग से जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, जबकि आते समय जो है वह सुएज नहर के रास्ते से चली जाती हैं, क्योंकि ये जो पछुआ पवनें हैं उनके प्रतिकूल हो जाती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो देखिए, जो भी देश पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति या संगठन जो है पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, पर्यावरण के समर्थक हैं, उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है? तो देखिए, आर्द्र मतलब होता है नमी भरा। तो वर्षा काल के समय प्रातः काल जब होता है, सुबह का समय होता है, उसी समय जो है वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है, नमी भरा होता है। तो वर्षा काल के दौरान प्रातः काल के समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है, नमी से भरा हुआ होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का सबसे सामान्य कब से कब तक होता है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जो सामान्य होता है जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर के दौरान भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और भारी वर्षा करता है। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ही होती है, जो कि जून से सितंबर माह तक चलता है। तो यही इसकी समान अवधि है, समान समय अवधि है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो भारत के मानसून का वर्णन करने वाला जो पहला अरब विद्वान था उसका नाम है अल-मसूदी। अल-मसूदी एक अरबी विद्वान था जिसने भारत के मानसून के पहली बार वर्णन किया। तो अरब विद्वान अल-मसूदी ने जो है भारतीय मानसून का वर्णन किया था। अगला सवाल देख लेते हैं।
दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का नाम किस नदी का थाला या जखरेस थाला सबसे बड़ा है? तो थाला या कैचमेंट एरिया जिसे कहते हैं, कैचमेंट एरिया या थाला भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो गोदावरी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी नदी, और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी का जो थाला है, कैचमेंट एरिया है, दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों में सबसे ज़्यादा है, अधिक है। अगला सवाल देख लेते हैं। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर की जो सिंधु नदी है तथा पामीर के पठार के बीच जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला है उसको काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। तो काराकोरम श्रृंखला जो है कश्मीर की सिंधु घाटी या सिंधु नदी तथा पामीर पठार के मध्य स्थित है, काराकोरम श्रृंखला। अगला सवाल देख लेते हैं। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नदी, और नील नदी घाटी में जो है निवास करते जो कृषक हैं या कृषि करने वाले लोग हैं उनको फेल्लाह नाम से जाना जाता है। तो फेल्लाह जो है नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषक होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है? तो आइसोप्तलीत लाइन जो है इसे कहते हैं कि जो मानचित्र में अंकित वह काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया के प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है उसको जो है आइसोलिप्त कहते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। तो आइसोलिप्त आप लोग याद रखिएगा कि मानचित्र में जो है अंकित वह रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है और विशेष अपक्रिया जो प्रदर्शित करते हैं उन बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। तो इसको आइसोलिप्त जो है आइसोप्तलीत लाइन कहते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कोई अगर आप लोगों का सवाल हो, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।